वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास पर शुरू की गई ध्येय आईएएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। फ्रांस की क्रांति दुनिया की सबसे चर्चित क्रांतियों में से एक मानी जाती है। दरअसल यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंतों द्वारा किए गए शोषण व कुछ विशेष वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरुद्ध आम जनता द्वारा की गई थी। शायद इसीलिए यह क्रांति अपने आप में बहुत ही ज्यादा राजनीतिक महत्व रखती है। दरअसल फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र यानी राजा का शासन था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और अपनी मनमर्जी से इच्छानुसार कार्य करता था। प्राचीन काल के लिए यह बात आम हो सकती थी कि एक निरंकुश राजा लोगों पर राज्य करे, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब यूरोप का पुनर्जागरण काल हो चुका था और कई सारे देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में एक निरंकुश राज्य लोगों की आंखों में खटकने लगा था। राजा के अन्यायों व अत्याचारों से आम जनता परेशान हो चुकी थी। राजा का विरोध करने पर अत्यंत कड़ी सजा का प्रावधान था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। इसके साथ ही राज्य की संपूर्ण आय को राजा अपनी धरोहर समझकर उसे मनमाने तरीके से खर्च करता था। राजा राज्य की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अपने आमोद प्रमोद, भोग विलास पर खर्च करता था तथा बचे हुए भाग पर अत्यंत लालची व घूसखोर दरबारी अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए रहते थे। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि फ्रांसीसी राज्य दो वर्गों में बंट चुका था। एक था सुविधा प्राप्त वर्ग यानी प्रिविलेज्ड सेक्शन और दूसरा था सुविधा विहीन यानी डेप्राइव्ड सेक्शन। ऐसे में जब आम जनता की सहन शक्ति जवाब देने लगी तो इसका गुस्सा 1789 में फूट पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। कुछ विद्वान 5 मई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इसी दिन स्टेट्स जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ, जबकि अधिकांश विद्वान 14 जुलाई को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का दिन मानते हैं, क्योंकि इस दिन बास्तील के दुर्ग को जनता ने ढहा दिया था। अब अगर फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इसके कई सारे कारण थे, जिन्हें विद्वान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों में बांटकर देखते हैं। दरअसल फ्रांस में निरंकुशता इतने चरम पर पहुंच चुकी थी कि यहां फ्रांस का राजा लुई 14 यह कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मैं ही सर्वोपरि। हालांकि फ्रांस में स्टेट्स जनरल नाम की एक प्रतिनिधि सभा अवश्य थी, लेकिन सैकड़ों वर्षों से वह निलंबित पड़ी थी और उसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इसलिए लोग इस सभा के बारे में भूल चुके थे। इसके अलावा फ्रांस में पार्लियामा नाम की एक संस्था और भी थी जो एक तरह से न्यायालय का कार्य करती थी, परंतु राजा के आगे वह भी बेबस थी। लुई 14 का उत्तराधिकारी लुई 15 बना, जो कि अत्यंत अयोग्य व अकर्मण्य शासक था। उसका ध्यान सिर्फ भोग विलास व आनंद में लगा रहता था। 1715 से लेकर 1775 तक के लंबे शासन के बाद लुई 15 अपने मरते समय यह कह के गया था कि मेरी मृत्यु के बाद प्रलय होगी। चूंकि फ्रांस में शासन उत्तराधिकार के बल पर चलता था, इसलिए अब लुई 16 गद्दी पर बैठा और वह भी अपने पिता व दादा की तरह या उनसे भी बदतर था। उसका विवाह मारी के साथ हुआ, जो खुद एक विलासी महिला थी। वह भी राजकोष का धन खुलकर खर्च करती थी तथा दरबार के मंत्रियों का खुलेआम अपमान करना, उन्हें दरबार से निकाल देना और राजकार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना उसके लिए आम बात थी। मैरी की इन्हीं हरकतों की वजह से वह फिजूल खर्ची के कारण उसे लोग मैडम डेफिसिट कहकर बुलाने लगे थे। यह वही मैरी थी जिसने कंगाली से जूझ रहे लोगों की उठती आवाज को दबाया और जब लोगों ने शिकायत की कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो उसने कहा कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। फ्रांस में अब लोगों के लिए न्याय की आशा करना बेकार था। राजा के अलावा एक और वर्ग था जो मनमानी पर उतारू था और वह था पादरी वर्ग। दरअसल फ्रांस में अधिकतर रोमन कैथोलिक चर्च ही थी और चर्च को अपने मामलों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था और धन प्राप्ति के लिए देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च पर किसी प्रकार का कोई कर भी नहीं लगता था, इसलिए चर्च पादरियों के लिए अपार संपत्ति का साधन था। पादरियों के साथ ही
कुलीन वर्ग, जिसे शासन में उच्च पद प्राप्त थे, वह सुविधा संपन्न था। वह किसानों से कर वसूलता तथा उनका शोषण करता। वे राजमहल में जमा रहकर राजा पर अपना प्रभाव बनाने में लगे रहते थे। वह उसकी चाटुकारिता करते रहते थे। यह तो थे फ्रांस के सुविधा प्राप्त वर्ग, जिन्हें हम प्रिविलेज्ड की संज्ञा देते हैं, पर यह सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे। फ्रांस की अधिकांश जनता तो डिप्राइव्ड थी, जिन्हें शोषितों की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें कृषक, सर्वसाधारण वर्ग, मजदूर व दस्तकार आदि शामिल थे, जो खूब मेहनत करते पर फल कोई दूसरा खाता। इन डिप्राइव्ड सेक्शंस पर तमाम तरह के करों का बोझ था और कर न देने पर सजा का प्रावधान। तो यह तो थी फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार कुछ घटनाएं। अब वह तत्व क्या थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में आग लगा दी, और क्रांति किस तरह आगे बढ़ी, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।